क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो हम लोग करते और सुनते आ रहे हैं। क्या कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स। अभी हम लोगों ने PV डायग्राम बताया था, उससे एक प्रॉब्लम बताया था, और एक प्रॉब्लम और आज करते हैं, ठीक है ना, ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसको करते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। पहले फिगर देखते हैं हम लोग। ये फिगर में ये वॉल्यूम है, लीटर्स में दे रखा है। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC। ए का कोऑर्डिनेट है 4 1, बी का 2 4, सी का 2 1, ठीक है। ये वॉल्यूम का है, ये प्रेशर का है, और इसके बेस पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन को। द PV डायग्राम शोन इन द फिगर फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज अ ट्रायंगल ABC। ये ABC ट्रायंगल है, ड्रॉन इन ऑर्डर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर 4 1, देखा 4 1, 2 4 and 3 1. The coordinate are in order PV, इन ऑर्डर ऑफ PV, यानी पहले जो कोऑर्डिनेट है वो प्रेशर का है, बाद में वॉल्यूम वाला है, ठीक है। वेयर P इज़ प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड V इज़ इन लीटर्स। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम A to B, B to C, C to A। A से B तक जाने में क्या वर्क डन हो रहा है, B से C में जाने में क्या वर्क डन हो रहा है, C से D में जाने में कितना वर्क डन होगा, ये हमें बताना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो कितना वर्क डन होगा, ये दे रखा हमारा क्वेश्चन। कितनी बात समझ में आई ये। इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने सारे जो कोऑर्डिनेट्स और इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया है। तो अब इससे हमें वर्क डन निकालना है। इसे हम लोग मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ताकि जगह मिले हमें काम करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग मिटा रहे हैं। इसको क्या दे रखा है यहाँ पे देखते हैं। A to B, ये एरो लाइन बनाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पे सिस्टम जो है ना एक्सपेंड कर रहा है। जब एक्सपेंड करेगा सिस्टम तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको वर्क डन निकालने जा रहे हैं। क्या है वर्क डन व्हेन द सिस्टम, व्हेन द प्रोसेस moves from A to B, ठीक है ना, A to B। यहाँ पे दे रखा है एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन AB। Since it is clockwise, since it is clockwise direction, ठीक है, there is work done by the system, or system is expanding, ठीक है ना, and the work done will be positive, and the work done will be positive। ये हो गया हमारा, एक लाइन बता दिया इसे हमने। आगे निकालते क्या है। अब अगर हम लोग इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एक फिगर आएगा, और ये फिगर जो है ना एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, ABDEA, ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा। अब हम लोग ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDECA, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इस ट्रेपीजियम में चाहे तो हम लोग ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर एक ट्रायंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया ना करके ट्रेपीजियम का डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया का जो फॉर्मूला था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड एच। इन दोनों में जो पैरेलल साइड, एक तो ये पैरेलल साइड है, ये एक यहाँ से यहाँ तक पैरेलल साइड है, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये एच हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं 1/2। एक यहाँ से अगर लेते हैं तो ये प्रेशर का है, कितना है ये 4, ए की जगह पे 4 आ गया, और बी की जगह पे यहाँ से यहाँ तक ये वाला पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक है तो ये 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रेशर का पैरेलल लाइन यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस आएगा 4 - 1 ये एच के जगह पे ले लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो हम लोग ये लीटर को चेंज करना पड़ेगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 × 6, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीटर को जब मीटर में करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 - 1 3 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हो जाता। मीटर क्यूब में कर, जब हम लोग लीटर को मीटर क्यूब में करते हैं तो 1 लीटर जो है मीटर क्यूब में करेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये एक रिलेशन है, ये याद रखिए, चेंज करते वक्त यूज़ में आता है। ठीक है, अब क्या दे रखा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, 3 3 = 9 × 10⁻³ और ये न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये इतना हमारा, ये पॉजिटिव वर्क डन है तो ये एक्सपेंशन वर्क डन है, तो ये इतना हमारा वर्क डन आ जाएगा ए बी के अंडर में। इतना वर्क डन फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम लोग पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल ले और फिर एक रेक्टेंगल, जैसे ट्रायंगल ए बी सी और रेक्टेंगल है बी डी ई सी, इसका भी एरिया निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे, तब ये इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट था ए टू बी। ये न्यूटन मीटर जो भी होता है ये जूल एनर्जी है ना, ये वर्क डन, तो जूल भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो +9 × 10⁻³ जूल भी वर्क डन कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, न्यूटन मीटर को जूल एनर्जी का यूनिट होता है। ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करने है बी टू सी जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, तो इस लाइन के अंडर में ये जो ग्राफ, इसमें जो एरो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कंप्रेशन वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव होगा। तो ये हम लोग B2C के अंडर में जो एरिया आएगा वो ये एक रेक्टेंगल आएगा BDEC, इसका एरिया निकालते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो करने जा रहे हैं इसे मिटा दे। ठीक है, तो यहाँ पे A to B में कितना वर्क डन था हमारा, हम लोग 9 × 10⁻³ जूल का था A to B। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा लेते हैं, व्हेन द प्रोसेस मूव्स फ्रॉम B to C, then work done. तो वर्क डन निकालने जा रहा है B2C के लिए, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन B2C, इसको हम लोग सेकेंड नंबर वर्क डन कर लेते हैं, ये इसको 1 कर लेते हैं। वर्क डन, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन BC। ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या दिखाएंगे ये, सिंस द कंप्रेशन द वर्क डन इज, सिंस द लाइन इज इन एंटी क्लॉकवाइज, so there is compression and the work done is negative, work done is negative। ठीक है, अब हम लोग दिखाते हैं W2 जो है माइनस एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल
BDEC इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, W2 कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस एरिया ऑफ BD ले लेते हैं, BD इंटू DE। ठीक है ना, माइनस BD का ये जो वैल्यू आएगा, ये प्रेशर 2 आ जाएगा, ये BD है ना यहाँ तो ये 2 आ जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन पर मीटर। और DE ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, 4 में से 1 गए तो 4 माइनस 1 लीटर। ठीक है ना, -2 ये तो न्यूटन मीटर ठीक ही है, और ये 3 लीटर को मीटर में कर लेंगे तो -3 न्यूटन मीटर आ जाएगा, या फिर जूल आ जाएगा, -6 10⁻³ जूल। ये हमारा सेकंड वर्क डन हुआ B to C में। जब बॉडी जो सिस्टम जो प्रोसेस जो है ना B से C जा रहा था, तब इतना कंप्रेशन के टाइम में वर्क डन हुआ। कहती बात में, तो ये हो गया W2। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट करते चलिए। अब हम लोग चलते हैं C to A का वर्क डन निकालते हैं। ठीक है ना, वर्क डन थर्ड वाला पार्ट है, वर्क डन व्हेन द प्रोसेस occurs from C to A। ठीक है ना, W3 ले लेते हैं। अब क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो जो वॉल्यूम C पे था वही वॉल्यूम A पे भी है, 1 लीटर। और यहाँ पे जो वर्क डन होता है P डेल्टा V के बराबर होता है, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे लेकिन वॉल्यूम का चेंज, क्योंकि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम एक्सिस पे है, तो यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारा 0 है। चेंज इन वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम 0 when the system is moving from C to O, when the process is moving from C to A। ठीक है ना, जब ये 0 होगा तो इसे मल्टीप्लाई, तो W3 जो होगा 0 हो जाएगा, वर्कडन थर्ड वाला वर्कडन जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देखा कि W1 9 × 10⁻³ ये प्लस में था, W2 -6 10⁻³ और W3 जो है ना 0 हो गया। ये अलग अलग पार्ट का हो गया, ये पूछा था अलग अलग पार्ट का। अब बोला क्या कि पूरे एक कंप्लीट साइकिल में नेट वर्क डन कितना होगा, तो इन तीनों वर्क डन को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालने जा रही है अगला जो टॉपिक है। इतना समझ में आ रहा है, नोट करते चलिए आप लोग। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, वर्क डन इज इक्वल टू W1 W2 W3। W1 है 9 × 10⁻³ W2 है -6 × 10⁻³ जूल। ठीक है ना, और W3 है 0। ये जो है ना 9 - 6 × 10⁻³ आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 × 10⁻³ जूल वर्क डन हुआ। इतना नेट वर्क डन हुआ पूरा एक कंप्लीट साइकिल में। कितना समझ में आया ये? अभी जैसे पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन रेक्टेंगल के बेस पे बनाया था, ये ट्रायंगल के बेस पे है। क्या समझ में आया कि जब क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव वर्क डन एक्सपेंशन, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव वर्क डन कंप्रेशन, और अगर वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर होता तो 0 हो जाता वर्क डन, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है तो वर्क डन 0 हो जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे फिगर्स दिए रहेंगे आपको, उसको लाइन को रीड करना है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर के टर्म में जो ग्राफ दे रखा है कौन सा चीज़ किस तरह से चेंज हो रहा है और क्या फिगर बन रहा है, उस फिगर का एरिया निकालेंगे तो वर्क डन आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोगों को जो लोग देख रहे हैं वो अपने खुद से करें। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन देता हूँ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे और उसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, आप लोग उसे खुद से करके देखिए कि आपको कितना समझ में आया। PV डायग्राम बनाने का तरीका, एरिया कैलकुलेट करने का तरीका कितना समझ में आया, उसको अगर प्रैक्टिस करके देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। ये मैंने बताया कि अभी आपको होमवर्क के लिए थोड़ा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये क्या दे रखा, कैलकुलेट द वर्क डन
by the gas whose thermodynamical behavior is represented by right angle triangle ABC on PV diagram। एक right angle triangle से represent कर रहे हैं। The P and V coordinate of A 26, B 10, 12 and C 10, 6 where P is in Newton per meter square and V is in meter cube। ये ऑलरेडी मीटर क्यूब में है। तो हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से एक हमें ट्रायंगल प्लॉट करना है पीवी डायग्राम पे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसका हमें कितना टोटल वर्क डन होगा उसे निकालना है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 30 जूल आएगा। ये आप लोग करिएगा, ये मैं ये क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है ना, तो जो लोग देख रहे हैं उसे करें, करके देखिए कि कितना उनको डायग्राम बनाने आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये दे रखा। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक दे रखा हमारा न्यूमेरिकल तो हम लोगों ने किया। अब एक दो न्यूमेरिकल किया, ऐसे ही दे रखा पीवी ग्राफ में जो किसी भी तरह का ग्राफ बना होगा उस लाइन के नीचे का जो सेक्शन पूरा एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस तक वी तक जितना वो एरिया को मतलब रीजन आएगा उस पूरे का एरिया निकालना होता है और वो एरिया निकालेंगे वही वर्क डन होता है। एक्सपेंशन का क्लॉकवाइज हमारा एरो दिखाता है और कंप्रेशन का एंटी क्लॉकवाइज। एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव हम लोग ले लेते हैं और जब कंप्रेशन होता है नेगेटिव लेते हैं। पूरा साइकिल जब कंप्लीट होता है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से टोटल वर्क डन को हम लोग प्लस करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये ध्यान रखना। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, अभी तो मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे ही कराया। आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, क्या दे रखा पहला फर्स्ट लॉ, मैं इसको स्टेटमेंट दिखाता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। whenever some heat is supplied, some heat is supplied to the system, to a system, part of the energy used to increase the internal energy of the system and part of the energy used to do the work। ठीक है ना, ये दे रखा हमारा। क्या मतलब हुआ कि जब भी कभी किसी सिस्टम को हम लोग एनर्जी देते हैं, जितना भी एनर्जी दे तो उसका कुछ एनर्जी उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाता है और बाकी जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं वो एनर्जी वर्क डन करने में इस्तेमाल होता है। यानी जो एनर्जी हम लोग सप्लाई देते हैं वो एनर्जी सिस्टम में जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्शियली इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाता है और पार्शियली वर्क डन करने में इस्तेमाल हो जाता है। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो एक सिस्टम को डेल्टा क्यू, ये हीट देते हैं तो क्यू से दिखाते हैं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव होता तो सिस्टम से ले रहे होते हैं। तो व्हेन एवर हीट इज सप्लाइड, ठीक है ना, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, हीट सप्लाई इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये होता है। ये डेल्टा क्यू हीट सप्लाई को हम लोग दिखाते हैं, डेल्टा क्यू पॉजिटिव सप्लाई कर टू द सिस्टम, पॉजिटिव दिखा रहे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये डेल्टा यूज दिखाते हैं। यू इंटरनल एनर्जी को हम लोग यूज दिखाते थे, लेकिन कितना एनर्जी बढ़ा है तो डेल्टा यूज दिखा रहे। इनकी एनर्जी बढ़ा होगा इसलिए पॉजिटिव में ले रहे हैं हम लोग।
ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम को जब एनर्जी देंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। तो पहले जितना था उससे ज़्यादा हुआ तो डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा। फिर प्लस वर्क डन, ठीक है ना, डब्ल्यू दिखा दिया। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन को पी डेल्टा बी ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन से। कितनी बात सुन में आई हमारा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है ये। ठीक है, ठीक है। तो क्या दे रखा हमारा, ये रिलेशन हो जाता है। हम लोग डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं पिस्टन को, जैसे हम लोग बनाया था पिछले टाइम में कि एक गैस होता है, पिस्टन होता है, जब प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन ऊपर एक्सपेंड करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है और वर्क डन भी होता है। वर्क डन पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्सपेंड करता है। तो उस तरह से हम लोग लेते हैं। आगे दे रखा है कि ये जो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो, ठीक है ना, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जाता है और फिर फाइनल स्टेज से इनिशियल स्टेज पे वापस आता है। हम लोगों ने दिखाया भी है ग्राफ से। तो उसमें जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के लिए ज़ीरो हो जाता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो, ठीक है। यानी जिस वक्त वो एक्सपेंड कर रहा होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ता जाता है, लेकिन जिस वक्त वो कंप्रेस करता है फिर इंटरनल एनर्जी घटता जाता है और फिर नेट जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है वो डेल्टा यू ज़ीरो जाता है। तो फिर क्या आएगा हमारा, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू पी डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना, पी डेल्टा वी। इंटरनल एनर्जी हमारा ज़ीरो हो जाता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज है, इंटरनल एनर्जी नहीं है। कितना चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी में साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो ये है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक दे रखा वो स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट तो जानते हैं क्या होता है, किसी भी एक सिस्टम को हीट देंगे तो कितना हीट दे रहे हैं उस हीट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा, उसे मैं बता रहा हूँ। whenever heat is supplied to a system, the total amount of heat absorbed is given as Q is equal to mc delta T, mc delta T। ये जानते हैं ना, ये C होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। तो C को जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। और स्पेसिफिक हीट को दिखाते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree temperature of a unit mass is called specific heat, ठीक है ना। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है अगर मास यूनिट है तो उसके लिए है, लेकिन मास ज़्यादा हो, जैसे अगर मास को हम लोग केजी में ले रहे हैं तो 1 केजी को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट की ज़रूरत होगी वो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास जो है ना 5 केजी है तो ज़ाहिर है 5 केजी के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। तो मास के पे डिपेंड करता है। और अगर 1 डिग्री की बजाय 2, 3, 4 डिग्री चेंज करना हो तो और भी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। तो ये डेल्टा टी ले लिया। तो इतना हीट हमें किसी सिस्टम को अगर देते हैं या कोई सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब किया है उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस सिस्टम के अंदर जो मटेरियल है, जैसे मान लो गैस ही है तो उसका मास कितना है
उसका स्पेसिफिक हीट कितना है और कितना टेम्परेचर बढ़ा है हीट देने की वजह से। पहले कितना था जब हीट नहीं दे रहे थे, और हीट दिया तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितना हीट इस सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है ना। अब ये जो सिस्टम जो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसके दो स्पेसिफिक हीट है, यानी दो डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक हीट है। उसमें कहते हैं एक होता है CV, एक होता है CP। अभी हम दिखाते हैं क्या है ये। ठीक है ना। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो है ना 2 टाइप्स के होते हैं। स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, ये 2 टाइप्स के लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में। ये स्पेसिफिक हीट CV ले लिया, इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कितनी बात सुनिए। और ये एक CP है, स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। कितनी बात सुन में। ये 2 तरह के स्पेसिफिक हीट होते हैं। आगे चलते हम लोग। जब भी कभी एक सिस्टम को हीट देंगे, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या आ जाएगा ये, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना ये। लेकिन क्या बोला, ये जो चेंज इन एनर्जी होता हमारा, इस केस में CV के क्या मतलब हुआ, एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री टेम्परेचर फॉर यूनिट मास व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा ना, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, पहले भी उतना ही वॉल्यूम था, बाद में भी उतना ही वॉल्यूम है, तो वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। यानी कि एक पिस्टन जो है, ये जैसे हम लोग लेते हैं एक गैस कंटेनर, ठीक है ना, और इसको अगर हम लोग एक पिस्टन से क्लोज कर दिया इस तरह से, ठीक है ना, ये अब हम लोग इसमें हीट दे रहे हैं, इसको जो हीट देंगे वो तो कुछ एनर्जी, तो कुछ हीट तो इसका इंटरनली बढ़ाएगा, कुछ ये पिस्टन को मूव करा के वर्क डन कराएगा। लेकिन जब पिस्टन मूव करेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या बता रहे हैं, स्पेसिफिक हीट व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम जब 0 आ जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाता है। कितनी बात में, वर्क डन 0 हो जाता हमारा। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, हम लोग कि ये जो हमारा एनर्जी है, व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हम लोग फॉर CV के लिए लेते हैं, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, so work done P delta V is equal to 0। यानी क्या समझ में आ गया, जितना भी हम लोग एनर्जी देंगे हम लोग, वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। इसमें पहले हम लोग क्या होता है कि जितना एनर्जी देते थे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता था, वर्क डन भी करता था। तो वर्क डन तो तब होगा जब पिस्टन मूव करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रखा है तो वर्क डन 0 हो रहा होगा। यानी जो भी एनर्जी हम लोग देंगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा Q, सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा होगा। और ये जो इंटरनल एनर्जी होगा इसको हम लोग लिखेंगे
एम सी वी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यूनिट मास, यानी मास को 1 मोल ले लेते हैं और 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कितना हीट की ज़रूरत होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी के बराबर होगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी के बराबर होगा। ये यहाँ पे हम लोग का स्पेसिफिक कंडीशन दे रहे हैं हम लोग, मास दे रखा 1 मोल, मास कितना है 1 मोल, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री, ठीक है ना। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे हम लोगों ने डेल्टा क्यू रखा है। डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर है हमारा, डेल्टा यू भी बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर सर्टेन डिग्री टेम्परेचर चेंज, क्योंकि देखिए जब हम लोग हीट देंगे और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जितना भी हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। कितनी बात सुनी, यूनिट मास के लिए जितना हीट चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर और हीट देते रहेंगे तो वॉल्यूम तो बदलना नहीं है और मास भी बदलना नहीं है। अगर 1 मोल गैस ले लिया तो 1 मोल गैस ही रहेगा, अब वो बदल नहीं सकता। लेकिन चेंज क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ ही सकता है, जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि जब हीट दे रहे हैं, पिस्टन फिक्स कर दिया, वर्क डन 0, तो वर्क डन के लिए कोई एनर्जी नहीं है। मास जो जितना हमने मास लिया, जैसे 1 मोल गैस लिया इसमें, तो गैस का क्वांटिटी भी फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। अब जो हम लोग हीट देते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर हम लोग हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो हमारा एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए था, लेकिन जब भी कभी हम लोग हीट देंगे, जब भी कभी हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी मतलब सी वी डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर हम 1 डिग्री चेंज रखेंगे तो इतना ही रह जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चले, आगे दे रखा है, ये हो गया हमारा एक रिलेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के रख लेते हैं, ये का भी यूज़ करना हमें, ठीक है। आगे दे रखा है CP, स्पेसिफिक हीट व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। जब हम लोग हीट देंगे, यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब कभी हीट देंगे इस सिस्टम को तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर पिस्टन फ्री रहेगा तो ऊपर भी जाएगा, मूव करेगा, वर्क डन भी होगा। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या मतलब हुआ, जब हीट दे रहे होंगे तो हीट की वजह से हमारा जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा, वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन पे प्रेशर बढ़ेगा। अब पिस्टन पे जब प्रेशर लग रहा है तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा, एक्सटर्नल कम होने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बराबर रहे, तो फिर पिस्टन फ़ौरन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। प्रेशर को बराबर करने के लिए पिस्टन ऊपर मूव करेगा, जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो प्रेशर घटने लगेगा, फिर बाहर का एक्सटर्नल इंटरनल बराबर हो जाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और जैसे पिस्टन ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो वर्क डन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वर्क डन होगा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, आगे चले। अब हम लोग जब हीट दे रहे हैं तो ये डेल्टा क्यू जो है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी यानी हो रहा है, और डेल्टा क्यू को हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम लोग इस वाले टर्म में फॉर CP, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू को हम लोग लिख सकते हैं CP डेल्टा टी। क्यों, यहाँ मास नहीं दिया हम लोगों ने, मास इसलिए नहीं लिया कि 1 मोल ऑफ द गैस लेके चल रहे हैं, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है ना। CP फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है ना। कितनी बात में 1 मोल गैस लेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मोल आ गया। CP स्पेसिफिक तो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट डेल्टा टी, ठीक है ना। अभी हमने लिखा था ना, यानी हीट का जो है ना MC डेल्टा टी लिखा था, वही फॉर्मूला हमारा ये, ठीक है ना। क्यू की जगह पे कितना हीट दे रहे हैं, तो मास तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस हो गया, CP ले लिया, ये डेल्टा टी ले लिया। आगे चले, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो कितना होगा, CV डेल्टा टी,
फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, ये वर्ड यहाँ से उठा लिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये आ जाएगा P डेल्टा V। कितनी बात सुनी? फॉर इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 करके रख लेते हैं, अभी चेंज करना है इसमें हम लोग को। तो क्या ले लेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है 1 मोल के लिए, PV इज इक्वल टू RT, है ना, PV इज इक्वल टू nRT होता है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस जो है ना 1 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग PV इज इक्वल टू RT लिख दिया। इसको हम लोग टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन प्रेशर जो है ना कांस्टेंट है, इस वाले सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो जो प्रेशर कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, P कांस्टेंट रहेगा। ये एक प्रोडक्ट रूल आता है डिफ्रेंशिएट करने का, पहले इसको रोकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसे रोकेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाला इसे रोका है और इसको डिफ्रेंशिएट किया है टेम्परेचर के साथ साथ। फिर यहाँ R गैस कांस्टेंट है, वैसे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो R को रोकेंगे, T को डिफ्रेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो ये 1 हो जाएगा, T को T के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर टेम्परेचर रोके इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा इज इक्वल टू R, क्योंकि R को रोकेंगे, टेम्परेचर को टेम्परेचर से के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये तो R बच जाएगा। और T को रोक के R को करें तो ये तो कांस्टेंट है, तो करेंगे टेम्परेचर से तो ये 0 ही हो जाएगा, तो वो 0 हो गया, तो ये बच गया। कितनी बात सुनिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं कि ये P डेल्टा V जो है ना R डेल्टा T से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ पुटिंग P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, यहाँ पे डालते हैं तो क्या मिलेगा, CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कितनी बात में, डेल्टा T सब में से कॉमन निकालेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो CP इज इक्वल टू CV R के बराबर होगा, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R के बराबर होगा। ये एक रिलेशन आ जाता है, ये इसको हम लोग करते हैं रिलेशन बिटवीन, इसका अगर हेडिंग डालेंगे तो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका हेडिंग हम लोग यहाँ पे डाल के चलते हैं, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, ये हमारा इसका हेडिंग डाल लीजिएगा, ऊपर रहेगा। हम लोग स्पेसिफिक हीट के बाद जो स्पेसिफिक का जहाँ डेफिनेशन दिया था ना, उसके बाद से ये रिलेशन बिटवीन CP एंड CV आना था, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया, यहाँ से हम लोग करेंगे इसको आगे।